नेपाल में सत्ता तो बदल चुकी है, लेकिन क्या ये एक व्यापक योजना है? क्या कुछ बड़ा बदलाव दक्षिण एशिया में जिस तरीके से हो रहा है उसमें कुछ आगाह रहने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत है? बड़ा में देखो, जितना भी नेबर है सब में वो चीन घुसा हुआ है। तो भारत को दबाने के लिए उनका स्ट्रैटेजी तो यही है अभी तक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज तक मैं आपके साथ हूं, मैं प्रणय उपाध्याय। नेपाल में जिस तरीके से सत्ता बदली उसको लेकर पूरे हिमालय क्षेत्र के अंदर चिंता के बहुत सारे झटके महसूस किए गए। नेपाल में सत्ता तो बदल चुकी है, लेकिन क्या ये एक व्यापक योजना है? क्या कुछ बड़ा बदलाव दक्षिण एशिया में जिस तरीके से हो रहा है उसमें कुछ आगाह रहने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत है, और इसके क्या व्यापक मायने हैं जियोपॉलिटिक्स के टर्म्स में? इस मामले को समझने के लिए मेरे साथ आज एक बेहद खास मेहमान है, लोब्सांग सांगे, जो कि सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख रह चुके हैं, एक प्रमुख तिब्बतन एक्टिविस्ट भी हैं, अमेरिका में रहते हैं, हार्वर्ड ट्रेन लॉ स्टूडेंट हैं, और इस मामले को, इस क्षेत्र को भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं, और आपका तो दिल्ली कनेक्शन भी है बहुत अच्छा। तो लोब्सांग, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, नेपाल में जो हुआ, जैसे हुआ, इसके क्या सबक हैं, कैसे देखा जाना चाहिए इसे, और क्या दक्षिण एशिया के अंदर, साउथ एशिया में जिस तरीके से पिछले कुछ समय में सरकारें बदली हैं, वो एक पैटर्न है, और क्या बताता है ये पैटर्न? इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वही है, नेपोटिज्म है, करप्शन है, वही है। लॉन्ग टर्म में देखो तो ग्लोबल साउथ में 1.9 to 2 बिलियन यूथ है, उनको काम देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। काम नहीं है तो बेकार में यूथ रहेंगे। वो कहते हैं ना, आइडल माइंड इज डेविल्स माइंड, ऐसी कुछ। खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, तो इसलिए वो जो श्रीलंका में हुआ वही यूथ आके सरकार को निकाला, इसलिए वो बांग्लादेश में हुआ, अब नेपाल में हो रहा है, और 30% अब भूटान का यूथ भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो सरकार जॉब नहीं क्रिएट करेंगे तो यूथ रिवोल्ट करेंगे। तो वही अभी नेपाल में हुआ है। मगर नेपाल का यूथ जितना भी है, हम चाहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी हो, इनका इकोनॉमी और सोसाइटी स्टेबल हो। उनको भी ये इतिहास के जो लेसन जो है उनको सीखना है, क्योंकि रिमूविंग करप्ट लीडर्स इज वन थिंग, समटाइम्स इजी, रिप्लेसिंग देम इज वेरी डिफिकल्ट। हुस्नी मुबारक इजिप्ट में रिमूव किया था, कौन आया? अब जनरल सीसी आया, उससे भी बुरा, वो क्या बोलते हैं, उससे भी सख्त है, स्ट्रिक्ट है। हाँ, बहुत सारी चीजें। और तुनिशिया में भी अभी जो आया है नया प्रेसिडेंट, हाँ, पहले वो डिक्टेटर को रिमूव किया, वो आया है, वो उससे भी रिप्रेसिव है। इसलिए नेपाल में भी वो होगा। इसलिए जेन जी लोग हैं, इतिहास के अनुसार क्या हुआ है, जो अरब स्प्रिंग में हुआ था, कितने वो गद्दाफी से सदाम कितने डिक्टेटर्स को रिमूव किया, अब उनका हालत देखिए, बहुत बुरा है। हटाना, जलाना, तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल होता है। बनाना बहुत मुश्किल है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल पोलैंड में भी ना, जन वो ले वालसा था, ही वाज कॉल्ड द प्रेसिडेंट, फादर ऑफ पोलिश डेमोक्रेसी। फर्स्ट प्रेसिडेंट हुआ, सेकेंड टर्म में हार गया क्योंकि वो गवर्न कर नहीं पाया। थर्ड टर्म में उनको 1% नहीं मिला। कौन आया? सेम कम्युनिस्ट पार्टी बाद में वापस आया। नेपाल में ये हो सकता है कि पार्टी के पास उनको काडरे होता है, मेंबर होता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट जितने भी वो सब होता है। बिल्कुल लोब्सांग, लेकिन अगर आप देखें, नेपाल के यूथ ने ये नहीं कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए और अब जो है एक नई व्यवस्था होगी। वो ये कह रहे हैं कि जो चुनाव लड़ें, कम से कम वो करप्शन कम करें। जो लोग पुराने लोग हैं वही उनका ही फैमिली, वही लोग राज कर रहे हैं, पब्लिक को वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी चुनाव के लिए ही। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है तो चुनाव के लिए। लेकिन मैं आता हूँ तिब्बत के सवाल पे। नेपाल में जो हुआ है उसके मायने तिब्बत के लोगों के लिए भी इसलिए हैं क्योंकि तिब्बत से जुड़ा हुआ है नेपाल। इनफैक्ट आपके बहुत सारे साथी जो कि तिब्बतन रेफ्यूजी हैं वो नेपाल के अंदर रहते हैं। नेपाल में भी बड़ी आबादी है, पोखरा के इलाके के अंदर खास तौर पर। क्या इस पूरे एरिया में, इस रीजन के अंदर एक ग्रेट गेम चल रहा है? आपको फ्रांसिस यंग हस्बैंड की किताब का टाइटल याद होगा, द ग्रेट गेम। अभी भी ये कहा जा रहा है कि बड़े पावर्स के बीच में एक ग्रेट गेम चल रहा है। क्या नेपाल इस ग्रेट गेम का मैदान है? अब जब लैंडलॉक एरिया है और इंडिया और चाइना के बीच में है अभी नेपाल ना, इसलिए वो बहुत पावर लोग को इंटरेस्ट है, कहीं का एजेंसी लोग काम कर ही रहा है, सबका एम्बेसी बहुत बिजी है,
किस तरफ नेपाल को खींचो, वो तो होगा ही सही। तो ग्रेट गेम तो पहले से अफगानिस्तान का इतिहास वही है, तिब्बत का वही है, शिनचांग का वही है, वो ग्रेट गेम में फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। तो सुपर पावर जो है और जो जितना भी रीजनल पावर है उनका इंटरफेरेंस तो चलते रहेंगे। हाँ, और तो नेपाल लोग भी थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। मगर इसके आपने चाइना भी कहा ना, चाइना में भी 40% ऑफ द यूथ है अनएम्प्लॉयड है। वहाँ भी उनका यूथ के वो सिचुएशन बहुत गंभीर है। यानी नेपाल में जो कुछ हुआ आपको लगता है कि चाइना में भी हो सकता है? चाइना में जरूर होगा, क्योंकि वो जो ग्लोबल साउथ में ना 1.9 to 2 बिलियन जॉब्स क्रिएट करना नामुमकिन है। लेकिन चाइना तो अभी तक अपने आप को एक शानदार सक्सेस स्टोरी बताता है। तो ये कहता है कि उसने कितने लोगों का पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट किया है, बहुत सारे लोगों को इतनी शानदार इमारतें बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, ये सब तो उनके यहाँ कहा ही जाता है। अभी जो लेटेस्ट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर आए हैं चाइना के, वो तो बताते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कुछ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी रोबस्ट बना हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है, जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं। ये जो ना ये नैरेटिव है ना वही है। तो जो जॉब क्रिएट किया है, पावर्टी से कितने लोग 600 मिलियन लोग को लिफ्ट किया, वो कहते हैं। अब पहले ना वो चाइनीज़ का प्राइम मिनिस्टर वेन जियाबाओ और हु चिनताओ प्रेसिडेंट थे, वो कहते हैं हम रात में सो नहीं पाते क्योंकि अभी भी चाइना में 600 मिलियन चाइनीज़ लोग उनको हर महीने में $100 से कम इनकम में जीता है। इसलिए वो लोग रात में सो नहीं पाते हैं कि 600 मिलियन लोग को $100 से कम मंथ में जीना बहुत डिफिकल्ट है। शी जिनपिंग तो सो पाते हैं। हाँ जी, शी जिनपिंग तो सो पाते हैं। अब देखो सो पाते हैं, मेरे ख्याल में इतना सो नहीं पाते क्योंकि ना उनको इतना सिक्योरिटी है। सो मतलब दे ऑल पैरानॉइड है ना। अब देखने में तो लगता है, मगर मेरे ख्याल में जितना भी रूथलेस होता है, डिक्टेटर्स होता है, कम सोता है, क्योंकि उनको मन में वो हर बार शक रहता है कि कहीं ना किसी ने मेरे को हार्म करे। आप कह रहे हैं कि वो पैरानॉइड हैं, वो तो अभी उन्होंने जो किया उसको लेके पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। खासतौर पर अगर आप राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रीसेंट इंटरैक्शंस को देखें, वो तिब्बत जाते हैं, तिब्बत में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसके बाद वो तियानजिन के अंदर SCO के लीडर्स को बुलाते हैं, बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट करते हैं। साथ ही उसके बाद वो 3 सितंबर को बड़ी परेड होती है बीजिंग के अंदर। चाइना की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, मिलिट्री एग्जीबिशन है, वो दिखाई जाती है और दुनिया के कई देशों को दिखाई जाती है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी बालकनी में बैठ के देखते हैं। तो वो तो अपना एक माइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो जो है पैरानॉइड है, लेकिन वो तो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। जो पैरानॉइड होता है ना वो ज़्यादा मसल फ्लेक्सिंग करते हैं, जो पैरानॉइड नहीं होते हैं वो दिमाग फ्लेक्स करते हैं। इसलिए वो चाइना का राष्ट्रपति और सेक्रेटरी जनरल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी पहला है, वो तिब्बत में 2 बार गया। पहले बार गया उनने तिब्बत में आर्मी को एक भाषण दिया था, वो सब कवर किया था। उस समय यही कहा कि तिब्बत को हमें प्रोटेक्ट करना है और एग्रेसिव होना है। भाषण का टारगेट इंडिया था उस समय। देखिए हमें वो जरूर रहना है, तो तैयारी रहना है वो डिफरेंट। इस बार भी आर्मी को भाषण दिया था और भाषण दिया था, मगर वो कवर नहीं किया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत जा रहे थे और उनका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहे थे। उस भाषण को छुपाया है, मगर भाषण में तो वही ना कहा कि भारत के ऊपर और हिमालय के ऊपर करना, क्योंकि वो कहने के बाद ये है, वो मैंने पहले भी कहा था तिब्बत पाम है और 5 फिंगर्स था, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल के पीछे चलना है। वो चलने का बात नहीं कर रहा है सिर्फ। देखिए अब रेलवे लाइन जो है गोलमुद से ल्हासा आ चुका है, अब आ रहा है चेंगडू से ल्हासा और शिनजांग से ल्हासा आ रहा है। मतलब जो रेलवे लाइन जो है ना होल ऑफ हिमालयन बेल्ट में कनेक्ट कर रहा है। एंड द लार्जेस्ट रेलवे लाइन और आर्मी का टाउन जो है वो नीची है, कोंगपो एरिया है, वो अरुणाचल प्रदेश के उस तरफ है। तो वो जंग के लिए, इंडिया की तरफ वॉर के लिए होल ऑफ हिमालयन बेल्ट में उनका रेलवे लाइन, हाईवे लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो भारत से 10 गुना ज्यादा बन चुका है। और स्पेशली निंगची एरिया में वो उनका आर्मी का नर्व सेंटर बना रहा है। हाँ, तो मैं तो यही कभी भी मेरे को ये आई एम वरी कि वहाँ उन अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जंग करने का
तैयारी कर रहा है कि 1962 में किया, वो लोग तेजपुर तक आया। अब इस बार ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और उनका आर्मी जो है, तिब्बत इज ऑल्सो उनका बहुत शिंजांग से भी कंट्रोल करता है और चेंगडू से भी करता है, दोनों तरफ से। तो गलवान से अरुणाचल पूरा कवर है। तो वहाँ कहता है कि करीब 1.5 लाख से 5 लाख आर्मी, चाइनीज आर्मी तिब्बत में है। तो वो देख रहा है कि भारत को कैसे, ये नहीं कि पाकिस्तान से वो जुड़ा हुआ है। हाँ जी। अगर ऐसा देखिए, बिल्कुल ठीक, आपने पूरा टोपोग्राफी भी एक्सप्लेन की, स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन की, लेकिन अगर चाइना के पास में इतनी पावर है, इतना वो बिल्डअप भी कर रहा है, तो फिर वो बॉर्डर रिजॉल्व करने के लिए, वो टॉक्स के लिए क्यों मान जाता है? अभी जो रिसेंटली SR लेवल टॉक्स हुई, दे हैव एग्रीड कि ठीक है, कुछ सेक्टर्स जहाँ पर समस्या नहीं है, लेट अस ट्राई एंड रिजॉल्व दैट, उसके लिए स्टेप बढ़ाते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से है। तो ये था जो है, यानी अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग भी हुई, आपने फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग का भी कहा, दोनों NSAs की भी मीटिंग हुई, तो एक रिप्रोचमेंट देखा जा रहा है। इस रिप्रोचमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक फसाड है एक प्रिपरेशन के लिए, या वाकई में चाइना अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज कर रहा है? चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो, मैं दिल्ली में मेरे दोस्त लोग हैं, हम अभी 10 साल में यहाँ था ना, उस समय वही कहते चीन क्या करते, 2 कदम आगे लेते हैं, फिर कहता है थोड़ा हम 2 दोस्त बन जाते, 1 कदम पीछे लेते, 1 कदम तो कब्जा कर ही लिया ना। अभी भी वही हो रहा है। सो शी जिनपिंग आपने कहा, हाँ, तिब्बत में आया और SCO की मीटिंग हुआ, उसके बाद मिलिट्री डिस्प्ले किया। वो सूचना दे रहा है कि भारत को हम आपसे ज़्यादा ताकतवर है और हम इस संसार में नंबर 1 होने जा रहा हूँ, एशिया में नंबर 1 हूँ, अब मेरे पीछे और मेरे पास मत आना। इसलिए जो था, तो मैं तो यही कहता हूँ, अब देखने में तो है, देखो वीज़ा दे जाते हैं, वो मानसरोवर कैलाश में जाने को मिलेगा, ये तो छोटा छोटा है ना। बड़ा में देखो, जितना भी नेबर है सब में वो चीन घुसा हुआ है। तो भारत को दबाने के लिए उनका स्ट्रैटेजी तो यही है अभी तक। मैं तो मानता हूँ, अब 60 साल में देखिए इतना बार धोखा दे दिया भारत को। अब तो यार, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने से भी 1-2 बार तो हो सकता है, 60 साल में कितना बार। अब तो यार सबक सीख लो कि धोखा ही धोखा मिलने वाला है। ये कुछ जितना भी, जब भी हिंदी चाइना भाई भाई कहते हैं ना, चाइना कहते हैं हिंदी चाइना बाय बाय, फिर भारत जाते हैं अरे भाई भाई बनो, फिर हिंदी चाइना भाई भाई कहते हैं, वो चीन कहते हैं कि बाय 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 बाय। तो हम इतना बार मिल चुके हैं, अब तो सबक सीखना चाहिए। आप भाई भाई और बाय बाय के बीच का जो अंतर बता रहे हैं, वो कई लोगों को लगता है कि वो भाई भाई और बाय बाय के बीच में जो रिश्ता है वो उलझा हुआ है दोनों देशों के बीच में। लेकिन अगर इंडिया चाइना को तिब्बत के टर्म्स में देखा जाए, क्या आपको लगता है कि भारत और चीन के रिश्ते अभी जैसे दिख रहे हैं, या दिखाने की कोशिश हो रही है कि एक रिप्रोचमेंट है, एक बातचीत हो रही है, फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश हो रही है गलवान के बाद से, इसका असर तिब्बत स्ट्रैटेजी पर भी पड़ता है? खासतौर पर अगर दलाई लामा जो के सक्सेसर को चुनने की बात आती है, इस फेज में यदि भारत और चीन के रिलेशन रहते हैं और तिब्बत के नए लीडर या नए दलाई लामा के चयन की बात होती है, तो इस पे भी असर पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे दलाई लामा खुद भारत में रहते हैं, धर्मशाला के अंदर रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। चीन और भारत बीच का जो रिलेशनशिप जो है, उसमें तिब्बत जो है ना, सबसे गंभीर, सबसे बड़ा इश्यू है। क्योंकि इतिहास के अनुसार तो चीन और भारत के बीच में 1 इंच का जमीन का सीमा नहीं था। तिब्बत कब्जा होने के बाद ये सब हो रहा है। तो ये है कि चीन का वो सोच है, उनका स्ट्रैटेजी जो है वो विस्तारवादी का सोच है, एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है, इसलिए आ रहा है अभी भी ना। तो वो तो आते रहेंगे, अब भारत को सोचना पड़ेगा कि क्या करें। सो परम पावन दलाई लामा जी भारत में यहाँ पर अभी तक 60 साल तक आया है और हमें रेफ्यूज दिया, भारत ने हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है, इसलिए हम भी शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। मगर उस समय 1950s में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर लिखा हुआ था, अगर तिब्बत कब्जा हो गया तो भारत को बहुत कॉस्टली हो गया। उस समय ना वो मैकमोहन लाइन में सिर्फ 80 सोल्जर्स था गार्ड करने के लिए। अब देखो लाखों सोल्जर्स है, $1 बिलियन खर्च करना पड़ रहा है। इतना प्राइस जो भारत को झुकाना पड़ रहा है, वो तिब्बत चीन के कब्जा होने के बाद हो रहा है। नहीं तो तिब्बत जो बफर जोन था उस समय ना, भारत को इतना वो शांति था, नेबर को भी इंटरफेयर नहीं हो रहा था। तो भारत तिब्बत
को कब्जा होने के बाद भारत को बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा, पर अभी भी पड़ रहा है। हाँ जी। लेकिन भारत तो वो प्राइस भी पे करने के लिए तैयार है। दलाई लामा यहाँ पर हैं एक खास मेहमान के तौर पर, बहुत ही रिवर्ड है यहाँ पे, यहाँ के लोग उन्हें प्रेम भी करते हैं, बहुत मानते भी हैं। लेकिन जब पहले भी हम बात कर रहे थे कि दलाई लामा के सक्सेसर को लेकर चाइना का अपना एक जिद है, वो तो ये कहते हैं कि वहाँ पे तो सारी चीज़ें हम तय करेंगे, और ये हिस्टोरिक है, हान डायनेस्टी के समय से चला आ रहा है कि हम तय करेंगे और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला या कोई बात है नहीं इसके अंदर। देखो, चीन सरकार जो है ना, वो इतिहास बनाने और झूठ बोलने में वो मास्टर है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था ना, उतना बीजिंग उतना मिलिट्री का आर्म्स डिस्प्ले किया था, वो अनाउंस ये किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें ने जीता जापान के खिलाफ। तो इसलिए वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे जीता ही नहीं है? अगर अमेरिका 2 न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर नहीं मारता तो कहाँ, चीन तो जापान के वो अंडर में थे। अब कह रहा है कि हमें ने जीता, किसी ने नहीं। इसीलिए वो इतिहास के अनुसार यही कह रहे हैं कि हाँ, परम पावन दलाई लामा जी रिइंकार्नेशन जो हम सेलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं है। उन जो अल्टीमेटली परम पावन दलाई लामा जी का खुद का डिसीजन है, कहाँ पैदा हूँ, कब पैदा हूँ, उनका अवतार आना उनका खुशी है। जो वो ऑथराइज करेंगे, जितना भी मंग्स रीजन्स है वो डिसाइड करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। चीन को तो इसमें एक भी फल उनको अथॉरिटी नहीं है। मगर अब ये वो लोग कोशिश करेंगे। अब भारत के इंटरेस्ट में ये सोचना पड़ेगा, अगर चीन दलाई लामा सक्सेसर को सिलेक्ट करे तो होल ऑफ हिमालयन बेल्ट, लद्दाख से लेकर सिक्किम, अरुणाचल, नेपाल तक, भूटान, सब में परम पावन दलाई लामा जी को गुरु मानते हैं। अगर चीन चुना हुआ दलाई लामा आया और होल ऑफ हिमालयन बेल्ट को कहा, देखो आप भारत के तरफ नहीं, चीन के तरफ जरा ज्यादा झुको, तो फिर क्या होगा? इसलिए भारत का इंटरेस्ट होल ऑफ हिमालयन बेल्ट और बुद्धिस्ट के इंटरेस्ट में भारत को ये स्टैंड लेना है। जो परम पावन दलाई लामा डिसाइड करेंगे वही सच है, क्योंकि परम पावन दलाई लामा डिसाइड कर चुका है। उनका किताब में ना, वॉइस फॉर द वॉइस लिखा हुआ है, वो चीन में पैदा नहीं होंगे, उनका अवतार बाहर होंगे। तो बाहर मतलब तिब्बत के भी बाहर, तो भारत में भी हो सकता है। तो हम भारतीय लोग जितना भी है, वो परम पावन दलाई लामा जी का डिसीजन जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो भारत के लिए भी फायदा है, भारतीय के लिए भी फायदा है, और हमारा अल्टीमेटली हमारा रिलीजन जो है, हमारा धर्म जो है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी जो रिलीजन को पॉइजन मानते हैं उनको तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ना। वो तो नेक्स्ट टाइम बहुत इंटरेस्टिंग बात की। नेक्स्ट वो भी कहेंगे शंकराचार्य भी हम सिलेक्ट करेंगे, वो बिशप सिलेक्ट कर रहे हैं, इमाम सिलेक्ट कर रहे हैं, अब लामा सिलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम करेंगे शंकराचार्य भी हम सिलेक्ट करेंगे, तो फिर भारत लोग क्या कहेंगे? उस समय हम कहेंगे नहीं, चाइना ऐसा कर सकता है, क्यों नहीं? देखो अभी वो वेटिकन के साथ ना, वो उनका एग्रीमेंट है, चाइना में जितना भी बिशप है वो कम्युनिस्ट पार्टी सिलेक्ट करता है, वेटिकन सिर्फ सील मारता है, वो हो गया प्रीस्ट। शिनजांग में मुस्लिम वो प्रोविंस है, उसमें इमाम सब चाइना सिलेक्ट कर रहा है। बाद में आएंगे वो कहेंगे ये शंकराचार्य चाइना आ सकता है, ये शंकराचार्य चाइना नहीं आएंगे क्योंकि हमें नहीं पसंद है, तो क्या करेंगे ना? तो ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। बट आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा समझाएं। जो पार्टी के तौर पर, जो आइडियोलॉजी के तौर पर रिलीजन को ही नहीं मानते, रिलीजन को टॉक्सिक मानते हैं, व्हाई दे वांट टू इंटरफेयर इन रिलीजन? वो धर्म में क्यों जाना चाहते हैं, धर्म को क्यों डिक्टेट करना चाहते हैं? वो धर्म नहीं मानते हैं, वो धर्म का ऑफिस को कब्जा करना चाहते हैं। ओके। और धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। तो वेटिकन तो मान लिया, हम लोग नहीं मान रहे, ये हमारा धर्म है। धर्म जो है दिल से आता है, ये नहीं कि ये तुम्हारा गुरु इसको मानो, ये कम्युनिस्ट पार्टी का बेटा है, ये तुम्हारा वो गुरु जी हो जाए इसको मानना है, उसको मत मानो ना। वो उनका वही है ना, वो दिस इज चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर जो कह रहा है उसका नमूना है। लेकिन लोब्संग वर्ल्ड ऑर्डर जो भी चलाने की कोशिश करता है वो अपनी मन मर्जी दिखाने की कोशिश करता है, बिकॉज आई एम हाई, आई एम माइटी, और मेरे हिसाब से चलना चाहिए।
इस समय पूरी दुनिया जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मर्जी के हिसाब से दिए गए जो डिक्टेट्स होते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट के तौर पर देखी जा रही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें कि इंडिया चाइना की SCO की मीटिंग को भी लोग ऐसे देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के टर्म्स में किया है, उसने भारत और चीन को क्लोज आने में मदद की। आप इतना सहमत हैं इससे? और दूसरी बात ये है कि आप तो US स्टेट डिपार्टमेंट से भी इंटरैक्ट करते हैं, क्या US में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ का रियलाइजेशन है? क्या वो ये मानते हैं कि साउथ एशिया में जो उनके एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं उनके, एंड दे नीड टू री लुक एट दी साउथ एशिया स्ट्रेटजी एंड इंडिया को लेके, चूंकि आपका भारत से भी कनेक्शन है और US से भी कनेक्शन है, भारत को लेकर क्या वो करने जा रहे हैं? ने उनका जो अमेरिका को जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है वो क्लिंटन, उसके बाद बुश, ओबामा, सब भारत को हमें क्लोज करना चाहिए, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, दोनों पुराना सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, साथ में आना चाहिए, वो तो वाशिंगटन DC में कंसेंसस है। अब देखो, एक प्रेसिडेंट ट्रंप का पर्सनैलिटी है, वो जो कहते रहते हैं, फिर भारत में भी उनको जवाब देते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ उनको जो कहना है कहने दो, बस जवाब मत दो, छोड़ दो। देखो यूरोप क्या किया, भारत ने तो यही किया, जवाब उस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जो उन्होंने अच्छी बात कही उसका जवाब आया। तभी नो, मेरा ये है कि यूरोपियन जो है, ट्रंप ने उनको भी बहुत गाली दिया, वो चुपचाप गया, एग्रीमेंट साइन कर लिया, टैरिफ में जो नुकसान जितना भी हो उसको कम कर लिया। और वो इंग्लैंड ने किया, साउथ कोरिया, जापान, सब ने टैरिफ एग्रीमेंट किया ना, क्योंकि वो जो कहते हैं कहने देते हैं। तो यहाँ पे उसने वो ऑपरेशन सिंदूर है ना, वो उनका उसने किया नहीं किया, उनको नोबेल पीस प्राइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में ना उनको जो कहना है, देखो आज कहते हैं कल चेंज हो जाए, तो उनको कहना देना चाहिए। हमारे भारत में उतना डिबेट नहीं होना चाहिए, बस एग्रीमेंट साइन कर लो, टैरिफ ले लो, क्योंकि भारत को भी, हम तो पहले से ये मानता हूँ, वैसे वाशिंगटन DC में कंसेंसस है, भारत से वो मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ दोनों डेमोक्रेसी है, साथ में आना चाहिए। भारत का भी पर कैपिटा इनकम $2,500 पर पर्सन है, और अमेरिका का $60,000 है, और चाइना का 10,000 है। भारत को इकोनॉमिक ग्रो होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, उसके लिए FDI चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वो अमेरिका वो वेस्ट में है, और उसको लाओ, नाफा वो क्या बोलते हैं, एडवांटेज लो, अब थोड़ा धन कमाओ। अब जब हो जाएंगे $10,000-20,000 पर कैपिटा हो जाएंगे, तब हम भाषण देंगे ना, जो कहना है सब मन के बाद उस समय करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों साथ में आए, दोनों ही। भारत भी तो यही चाहता था कि अमेरिका के साथ मिलके एक नेचुरल अलायंस, इसको कह लीजिए कि एक नेचुरल मैरिज कह लीजिए, दोनों के बीच में ये जो फ्रेंडशिप है, इसमें एक नेचुरल अट्रैक्शन यही होना चाहिए था। लेकिन जैसे वो कर रहे हैं, वो तो अपनी जिद पे बहुत सारी चीज़ें, हालांकि अभी उन्होंने अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था, दलाई लामा की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थी, क्या कॉन्फर्मेशन है आपके पास? हाँ, अभी देखो ज़्यादा को मालूम नहीं है। जब सोलेनेस 85th बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, उस समय बुश प्रेसिडेंट है, बाराक ओबामा, सब ने वीडियो मैसेज लिखा हुआ था। उस समय वाशिंगटन DC थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिज सोलेनेस परम दलाई लामा जी को एक चिट्ठी, लेटर भिजवाया, उसमें बर्थडे विश किया, और बर्थडे के साथ में उनको व्हाइट हाउस में इनवाइट भी किया हुआ है। फर्स्ट टर्म में किया हुआ है, 2016 to 2020। हाँ, 2020 में, हाँ, रिटर्न लेटर। ऑल्सो वो लेटर जो है, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर वी लॉस्ट आवर कंट्री ना, पहले फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जब तिब्बत स्वतंत्र था, उस समय एक लेटर आया हुआ है गिफ्ट के साथ। इस समय सिटिंग प्रेसिडेंट ने फर्स्ट टाइम परम पावन दलाई लामा जी को इन्विटेशन अभी भी स्टैंडिंग है। हाँ जी। तो कैन यू से कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी हिज होलीनेस दलाई लामा US ट्रैवल कर सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मीटिंग हो सकती है? आजकल हिज होलीनेस US ट्रैवल नहीं कर रहा है, इसलिए शायद नहीं हो पाएंगे। मगर वो व्हाइट हाउस के लेटर पैड में जो इन्विटेशन जो है अभी भी ओपन है। यानी यदि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ जरूर, मगर अब भी वो भारत सरकार का प्रोटोकॉल के अनुसार से जाना चाहिए ना उस समय ना, तो कुछ भी हो सकता है। यानी पॉसिबिलिटी बरकरार है? हाँ जरूर, क्योंकि ना बुश द फादर, सन, क्लिंटन, ओबामा से लेके सब प्रेसिडेंट
हिज हॉलीनेस से मीटिंग हुआ है, इसलिए उनका वो ट्रेडिशन हो गया है कि प्रेसिडेंट मिले। तो इतिहास के अनुसार देखें तो होना चाहिए, होगा नहीं होगा, देयर सो मेनी अदर फैक्टर्स अभी। लास्ट क्वेश्चन, लोब्सांग, कई लोग जो हैं ताइवान के कंटेक्स्ट में भी तिब्बत को जोड़ते हैं। तिब्बत हैज ऑलरेडी बीन यूसर्व्ड एंड ताइवान विल इवेंचुअली गो, बिकॉज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में ही वो चीज़ लिखी हुई है। डू यू थिंक कि उस समय वर्ल्ड पावर्स ने उतना एक्ट नहीं किया, लेकिन ताइवान का इशू कॉम्प्लिकेटेड भी है, एक ही कंट्री के 2 हिस्से थे वो एक समय में, तो अभी भी कई लोगों में उस चीज़ को लेके अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन आपको लगता है कि ताइवान को यदि फोर्सफुली चाइना ने लेने की कोशिश की तो दिस विल बी अ फ्लैश पॉइंट इन एशिया? जरूर, मैं तो ये कहता हूँ कि चीन का स्ट्रैटेजी में चाइना को लेना ही है, वेदर यो 2027 में होगा नहीं होगा, क्योंकि वो CIA डायरेक्टर है ना, वो पैसिफिक कमांड, सब ने कहा है कि 2027 हो सकता है, क्योंकि वो शी जिनपिंग ने भी कहा 3 बार हमें जंग लड़ना है, ताइवान को कब्जा करना है। चाइनीज में स्पीच दे चुका है 2027 में हमारा आर्मी को मॉडर्नाइज करना है। सब व्हाई 2027? क्योंकि वो उनका ना वो जो मॉडर्नाइजेशन जो है, नेवी है, एयरफोर्स है, मिसाइल, सब कुछ उस समय हो जाएंगे, और अमेरिका के साथ compete करे तो उनके पास नेवी का शिप ज़्यादा होंगे, एयरफोर्स, मिसाइल सब ज़्यादा होंगे वो वहाँ जगह में। हाँ, इसलिए डेडलाइन है, और इसलिए CIA डायरेक्टर ने भी कहा है कि हाँ 2027 हो सकता है। पैसिफिक US का पैसिफिक कमांड ने भी कहा है कि 2027 हो सकता है, मतलब टिपिंग पॉइंट इन नंबर्स ना, वो चीन का जो एयरफोर्स सब कुछ अमेरिका से भी ज़्यादा होगा एशिया पैसिफिक में। इसलिए तो मैं ताइवान भी गया था, वो उनका एडवाइज़र भी मिला, तो वो सब यही मानता है कि हाँ जरूर होंगे, कब होंगे, मगर ताइवान को रेसिस्टेंस करना चाहिए। आजकल ना पहले इन्वेड करना इजी है, रशिया ने यूक्रेन में सबक सीख लिया है ना, मगर कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। अगर ताइवान का पीपल लोग एक्ट टुगेदर करे कि अर्बन सेटिंग में कंट्री को कैप्चर करना, इतना मिलियन लोग बहुत मुश्किल है। सो चाइना कोशिश करेंगे, वो कैप्चर कब कर पाएंगे नहीं पाएंगे ताइवानीज के हाथ में है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर ताइवान अमेरिका ताइवान चाइना ने कैप्चर कर लिया तो फिर अगर अमेरिका उनको हेल्प ना करे और इंडिया ना करे, तो जितना भी साउथ ईस्ट एशिया जो है, ईस्ट एशिया में सब चाइना को मानने लगेंगे और अमेरिका हार जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये नहीं कि ताइवान इशू नहीं है, हाँ, भारत को भी सोचना चाहिए यही। और ताइवान गया तो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी है, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, सब लोग कहेंगे अब देखो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर में बुली जो आया हुआ इतना ताकतवर है, उनके सामने हमारा सर झुकाना बेहतर है। चाइना और शी जिनपिंग, उनकी पूरी गवर्नमेंट तो ये कहती है, अभी जिस डिस्प्ले की हम बात कर रहे थे, वो तो ये कहते हैं कि वी आर फॉर पीस, वी आर बिकमिंग अ पोल ऑफ पीस, आवर मॉडल इज डिफरेंट। हम तो आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, हम तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं, हम तो डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं। अरे वो तो कहते हैं, वो तो झूठ बोलने में नंबर 1 है ना। इसलिए देखो, आपको चाइना का इतिहास देखो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उनका बॉर्डर था, जितना भी एम्परर था हजारों साल लगा के वो बना हुआ है कि वो कहता है कि ये हमारा बॉर्डर है। अब ग्रेट वॉल कहाँ है? चाइना के अंदर है। उस तरह वो इनम मंगोलिया वो कब्जा कर लिया, मंचूरिया सब कब्जा कर लिया। वो तो ग्रेट वॉल तो उनका बॉर्डर है ना इतिहास के अनुसार। अब कहते हैं हाँ नहीं ग्रेट वॉल को उस तरफ भी चीनी है। कैसे? हजारों साल तक उनके इतिहास में लिखा हुआ कि ये हमारा सीमा है, अब सीमा पार कर चुका है। और ये भी कहते हैं 300 साल में हमें किसी को कब्जा नहीं किया, शिनचांग को किया, तिब्बत को किया, है ना, और इनम मंगोलिया को कर चुका है। इसलिए वो तो विस्तारवर्ती का एम्पायर ही है, वो तो आते रहेंगे, कब्जा करते रहेंगे। तो सबको वो सबक सीखना चाहिए। वो जेफरी सैक्स जो है आजकल ना बहुत बोल रहा है, हाँ वो कह रहा है कि हाँ चीन तो कन्फ्यूशियस उनका फिलॉसफी है, वो शांति और हार्मनी होगा। वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी, डिक्लेयर कम्युनिस्ट पार्टी। हम कहते हैं कि कन्फ्यूशनिज्म को तोड़ दो। उनका 3 माउंटेन डिस्ट्रॉय किया था, एक फ्यूडलिज्म, कन्फ्यूशनिज्म, हाँ, और इंपेरियलिज्म। उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है हम ये 3 पहाड़ को तोड़ के हमने कम्युनिस्ट सेटअप बना हुआ है। जेफरी साहब कह रहा है कि वो तो कन्फ्यूशियस बिलीव करते हैं, उनको कन्फ्यूशियस का मालूम ही नहीं है।
तो वो कंफ्यूजन का पता है, वो उनको कंफ्यूज हो गया है। तो वो कहते हैं चीन जो भी करेंगे अच्छा कर रहा है, वो वेस्ट जो भी कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो इनको बहुत बोलने वाला वेस्टर्न में भी है, सारे वो वर्ल्ड में है जो तारीफ कर रहा है। हम तो यही कहते हैं आप तारीफ करो चाइना को, तारीफ करते रहो, सुन यू विल जॉइन माई क्लब। हाँ, हमारा जिसका कब्जा हुआ ना, आपको भी कब्जा हो जाएंगे। उनके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। शुक्रिया लोब्सांग, ये तमाम पर्सपेक्टिव हमारे साथ साझा करने के लिए। और निश्चित रूप से जैसे लोब्सांग कह रहे हैं कि किसी भी देश की मंशा को उस चीज़ से पढ़ा और आंका जाना चाहिए जो ज़मीन पर हो रहा है, और जो ज़मीन पर हो रहा है वो फिलहाल आगाह रहने, सचेत रहने के सबक देता है।